डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक विकास का रोड मैप। ईएमएसपीएलआई को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बनाए जाएंगे रेयर अर्थ मिनरल के लिए कॉरिडोर। सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए सपोर्ट का किया ऐलान। चीन पर निर्भरता होगी कम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में दिल्ली, वाराणसी समेत प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्रों के 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का किया ऐलान। पर्यावरण के अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा देने की भी कही बात। बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए एम्स की तर्ज पर 3 नए आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित करने की घोषणा की। बायोफार्मा हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की दी सौगात। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन। अब कम फीस के साथ संशोधित आईटीआर दाखिल किया जा सकेगा। अचल विदेशी संपत्ति न घोषित करने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वां केंद्र बजट पेश करते हुए इसे युवा शक्ति से प्रेरित और 3 प्रमुख कर्तव्यों पर आधारित बजट बताया। सरकार के आर्थिक विजन और दीर्घकालिक रोड मैप को आगे बढ़ाने की दिशा में इस बजट को एक अहम कदम माना जा रहा है। टैक्स पेयर्स, कारोबारी वर्ग और शेयर बाजार की निगाहें बजट में घोषित नई नीतियों और फैसलों पर टिकी रहीं। बजट में पश्चिम बंगाल के डानकुनी तक मालगाड़ियों के लिए नए फ्रंट कॉरिडोर का बड़ा ऐलान किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च तय किया गया, जो पिछले वर्ष से अधिक है। साथ ही केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुई, जिसमें आंध्र प्रदेश को भी शामिल किया जाएगा। खनिज संपन्न राज्यों को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज करने पर इस बजट में खास फोकस नजर आया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ावा देने की बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक चिकित्सा पर्यटन सेवाओं के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखती है। योजना के तहत निजी क्षेत्र की साझेदारी में 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य विश्व स्तरीय इलाज, आधुनिक सुविधाएं और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना होगा। सरकार की उम्मीद है कि इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की पहचान सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं के ग्लोबल हब के रूप में और मजबूत होगी। आगे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उभरती प्रौद्योगिकियों को लेकर सरकार का विजन स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी पूरी तरह तकनीकी संचालित है और इसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी है। एआई सहित नई तकनीकों को अपनाना देश के समग्र विकास की कुंजी बताया गया। सरकार ने एआई मिशन और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के जरिए टेक्नोलॉजी सेक्टर को मजबूती दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अनुसंधान निधि के माध्यम से रिसर्च को बढ़ावा देने पर जोर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड के जरिए नवाचार को नई रफ्तार देने की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक तकनीकों में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टिकाऊ और आधुनिक यात्री परिवहन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद और हैदराबाद बेंगलोर रूट को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही हैदराबाद चेन्नई और चेन्नई बेंगलोर कॉरिडोर भी विकसित होंगे। उत्तर भारत में दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनेगा। इस पहल का मकसद पर्यावरण के अनुकूल, तेज और सुरक्षित यात्रा प्रणाली को बढ़ावा देना है। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ आर्थिक गतिविधियों को नई प्रगति देना है।
आगे केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिरता, समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र की व्यापक समीक्षा की जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि इसके लिए विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव है। ये समिति मौजूदा बैंकिंग ढांचे की समीक्षा करेगी और सुधारों पर सुझाव देगी। समिति का उद्देश्य बैंकिंग सेक्टर को देश की विकास आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना होगा। इसके जरिए वित्तीय सेवाओं की पहुंच को और मजबूत किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य बैंकिंग प्रणाली को भारत के विकास के अगले चरण के साथ पूरी तरह संरेखित करना होगा। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पशुपालन क्षेत्र को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पशुधन कृषि आय का लाभ 16% योगदान देता है, जिससे गरीब और सीमांत परिवारों को सीधा लाभ मिलता है। पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने पर सरकार का विशेष फोकस रहेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि पशु चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता 20,000 से अधिक करने का लक्ष्य है। इसके लिए ऋण लिंक्ड पूंजी सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना के तहत पशु चिकित्सा और पैरा पशु चिकित्सा कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। साथ ही पशु अस्पतालों, नैदानिक प्रयोगशालाओं, प्रजनन सुविधाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों के साथ विशेष बैठक की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उद्यमियों ने डिफेंस कॉरिडोर में भूमि आवंटन, इंडस्ट्रियल लैंड को फ्री होल्ड करने और औद्योगिक कानूनों के डीक्रिमिनलाइजेशन पर संतोष जताते हुए आगे और सुधारों की अपेक्षा रखी। एमएसएमई, आईटी सेक्टर और निर्यात बढ़ाने के लिए उद्योग संगठनों ने व्यवहारिक सुझाव दिए। साथ ही रियल एस्टेट और स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता में रखने की बात कही। बैठक में उद्योग बंधु की तर्ज पर आवास बंधु बैठक की जरूरत भी उठाई गई, ताकि औद्योगिक आवासीय समस्याओं का समाधान हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश राष्ट्रहित का निवेश है और औद्योगिक जगत प्रदेश की खुशहाली का सबसे साझेदार है। उन्होंने उद्योग समूहों से सीएसआर के माध्यम से प्रदेश के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया और एमएसएमई, नवाचार, पैकेजिंग व एक्सपोर्ट प्रमोशन पर सीधा संवाद किया। सीएम ने उद्योग बंधु को और प्रभावी बनाने व हर समस्या का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे यूपी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्यात में नई उड़ान भर सके। प्रयागराज के माघ मेले में माघ पूर्णिमा के पावन स्नान पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां सुबह 8 बजे तक करीब 90 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शुमार इस मेले के 5वें मुख्य स्नान पर्व पर श्रद्धालु ठंड और घने कोहरे की परवाह किए बिना संगम तट पर स्नान, पूजन और हवन कर रहे थे। त्रिवेणी संगम पर हर ओर श्रद्धा और भक्ति का माहौल दिखाई दिया। दूर दूर से आए लोग पुण्य लाभ के लिए कतारों में नजर रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। मेला क्षेत्र में लगभग 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर बीती रात करीब 1:15 पर अज्ञात हमलावरों ने 5 राउंड फायरिंग कर सनसनी फैला दी है। रात की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने या जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी। सामने आए वीडियो में शेट्टी टावर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात नजर आ रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 12 पुलिस टीमें गठित की गई हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस को शुरुआती तौर पर बिश्नोई गैंग पर शक है, हालांकि अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने रात में ही रोहित शेट्टी और उनके परिवार से बातचीत की और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। आगरा के बहुचर्चित राज चौहान हत्याकांड के बाद पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर लगाम कसने के लिए ट्रांस यमुना क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान डीसीपी सिटी अली अब्बास, डीसीपी पश्चिमी और कई एसपी सड़कों पर उतरे और आम लोगों से संवाद किया। पुलिस ने साफ चेतावनी दी कि अपराधियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने जनता से अपील की कि किसी भी तरह की रंगदारी या आपराधिक गतिविधि की सूचना सीधे
पुलिस को दें। शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। अब तक इस हत्याकांड में 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें एक आरोपी मुठभेड़ में मारा गया जबकि 4 घायल हुए हैं। पुलिस ने 32 संदिग्धों को चिन्हित कर निगरानी तेज कर दी है और साफ कर दिया है कि आगरा में गुटबाजी और अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से सुना। उत्तराखंड में इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत की दिशा में एक अहम कदम बताया है। उन्होंने रविदास जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत ये 9वां बजट देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट में मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, किसान, युवा, महिलाएं और आम आदमी सभी के लिए प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 3 फरवरी 2026 से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस बार अमृत उद्यान में प्रवेश के लिए टिकटों की बुकिंग केवल ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च तक दर्शकों के लिए खुला रहेगा। हालांकि रखरखाव के कारण हर सोमवार को उद्यान बंद रहेगा, जबकि होली के दिन 4 मार्च को भी एंट्री नहीं मिलेगी। पर्यटक राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए मुफ्त टिकट बुक कर सकेंगे। अमृत उद्यान, जिससे पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, उसका नाम 2023 में बदला गया था। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि शाम 5 बजे के बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। पीलीभीत के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम के अंतर्गत समापन कार्यक्रम वीरांगना अवंतीबाई बालिका इंटर कॉलेज पीलीभीत में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण करते हुए छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र दिए गए एवं कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों एवं अतिथियों के द्वारा आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग से बचाव, नशे में वाहन न चलाने एवं मोबाइल फोन का प्रयोग न करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक बरखेड़ा प्रवक्तानंद उर्फ जयद्रथ, जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेंद्र सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत विक्रम दहिया उपस्थित रहे। जनपद मैनपुरी में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर के 5 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और मृतकों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शोक संवेदना जताई। मंत्री ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं मृतक के बड़े पुत्र ललित कुमार ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना से पहले 3 बार शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित पुत्र का आरोप है कि समय रहते पुलिस सक्रिय होती तो उसके माता पिता आज जीवित होते। मीडिया से बातचीत के दौरान ललित कुमार ने पूर्व में दिए गए शिकायती पत्र भी दिखाए। परिवार ने जान का खतरा जताते हुए सरकार से आर्थिक सहायता और आरोपियों को जल्द जेल भेजने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावों के बीच रामपुर से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने समाज को झकझोर दिया है। पटवाई थाना क्षेत्र में एक पिता पर अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की बड़ी बहन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि पिता ने अपनी ही मासूम बेटी को हवस का शिकार बनाकर पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया। जांच आगे बढ़ाते हुए पटवाई पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र में देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार और नशे में धुत एक ट्रक चालक ने सड़क पर कहर बरपा दिया। फजलगंज चौराहे पर ट्रक ने पहले एक कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के समय कार में 3 युवक सवार थे, जिनमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। नियंत्रण खोने के बाद ट्रक चालक डिवाइडर तोड़ते हुए आगे बढ़ा और कई खड़े व बुजुर्ग गुजरते वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवकों को कार से निकालकर पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया, जो शराब के नशे में पाया गया। हादसे के चलते कुछ देर यातायात बाधित रहा, जिसे पुलिस ने वाहनों को हटवाकर सुचारू कराया। शहर कोतवाली क्षेत्र के रामबाग चौराहे पर अंडे के पैसे मांगने पर दबंगों द्वारा दुकानदार की पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़ित दुकानदार ने ग्राहक से अंडे के मात्र 30 रुपए मांगे थे। इसी बात पर विवाद हो गया। आरोप है कि युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुकानदार को जमकर पीटा। मारपीट की ये पूरी घटना किसी ने मोबाइल में कैद कर ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शहर कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं एसपी ने पीड़ित को न्याय का भरोसा दिलाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। श्री गुरु हरराय साहिब जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर श्री हरमंदिर साहिब में भव्य दीपमाला और आतिशबाजी का आयोजन किया गया। इस पावन मौके पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री दरबार साहिब पहुंचे। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर के किनारे घी के दिए और रंग बिरंगी मोमबत्तियां जलाकर प्रकाश पर्व की खुशियां मनाई। पूरा परिसर रोशनी से जगमगा उठा था और आध्यात्मिक वातावरण बन गया था। रहरस साहिब के पाठ के बाद श्रद्धालुओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके बाद आसमान में प्रदूषण रहित आतिशबाजी का मनमोहक नजारा देखने को मिला। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देश भर में जगह जगह यूजीसी के नए कानून का विरोध देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी, उसके बावजूद स्वर्ण समाज में आक्रोश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में शनिवार को स्वर्ण समाज उत्थान समिति के बैनर तले सैकड़ों की तादाद में स्वर्ण समाज के लोग और महिलाएं हाथों में काली पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। लोग जसपुर मंडी पहुंचे और रैली के रूप में मुख्य बाजार से होते हुए सुभाष चौक पहुंचे। इस दौरान यूजीसी कानून को वापस लेने को लेकर जमकर नारेबाजी की। लोगों की मांग है कि सरकार इस कानून को वापस ले। विरोध प्रदर्शन के बाद स्वर्ण समाज द्वारा क्षेत्रीय विधायक और उप जिलाधिकारी जसपुर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी को आयोजित हो रही महापंचायत को लेकर उत्तराखंड के लोक गायक, जन कवि और सांस्कृतिक प्रतीक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने प्रदेश की जनता से व्यापक अपील की है। उन्होंने कहा, अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई पूरे उत्तराखंड की आत्मा, अस्मिता और पहाड़ की बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। नरेंद्र सिंह नेगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि आज अन्याय के खिलाफ सामूहिक स्वर नहीं उठा तो कल पहाड़ की हर बेटी असुरक्षित महसूस करेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे बड़ी संख्या में महापंचायत में पहुंचकर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करें। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।